जो आपने इसलिए कहा कि आप डिक्टेट्स ऑफ द गवर्नमेंट को नहीं फॉलो करेंगे, यू आर इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस। तो ये बड़ा क्लासिकल केस है। इस बोर्ड पे अभी आप देख रहे हैं एक चीज लिखी हुई है, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग स्वायत्तता और स्वतंत्रता, और आगे एक क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है बड़ा सा। क्यों लगा है ये क्वेश्चन मार्क? क्योंकि 4 तारीख को यानी आज से एक दिन पहले 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट का स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जो निर्णय आया, उसके बाद मीडिया में जो रिपोर्टिंग हुई वो इस बात को लेकर हुई कि आरक्षण खत्म कर दिया गया और चुनाव रद्द कर दिया गया। इस पर कहीं बात नहीं हुई कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर पटना हाईकोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणी की है और एक सवाल उठाया है कि क्या वाकई निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग स्वायत्त है यानी ऑटोनोमस है, स्वतंत्र है यानी इंडिपेंडेंट है। क्या है वो आदेश, क्या है उस आदेश का मतलब, उसको आज डिकोड करेंगे। मेरे साथ कुमार अमित जो पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, यहीं मोतिहारी के रहने वाले हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की है, 14-15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक एक्सपीरियंस है। तो स्वागत है आपका अमित जी। धन्यवाद। क्या है, मैंने इंट्रो में कहा कि ये पूरे हाईकोर्ट के फैसले में जो निर्वाचन आयोग को लेकर बातें सामने आई है वो तो मीडिया में कहीं है नहीं, आपने देखी क्या कहीं? नहीं, वैसी कोई बात मुझे तो नहीं दिखी, लेकिन चुनाव आयोग का रोल इस पूरे प्रकरण में बहुत इम्पोर्टेंट है। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो अपना एक बहुत ही डिटेल्ड और एग्जॉस्टिव आदेश निर्गत किया है, जो 4 अक्टूबर को देखने को मिला हम लोगों को, उसमें इलेक्शन कमीशन के रोल को डिफ़ाइन किया गया है बहुत डिटेल्ड में। उसमें आप पैरा 113 से लेके पैरा 100। तो आप चूंकि लीगल जो मैटर होता है बड़ा कठिन होता है, क्लिष्ट होता है, आम लोगों को बताइए ना कि इस पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर का क्या मतलब है राज्य बिहार राज्य निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग के संदर्भ में जानना चाहे तो ये आप कलम पकड़िए और जरा पाठशाला जो है आप अपनी चलाइए। इसमें मुख्य तौर से संविधान के प्रावधानों के बारे में बताते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर आप 4 आर्टिकल है बेसिकली, एक तो 243 के है, एक 243 जेड है, और एक जो है आर्टिकल 324 जो कि इलेक्शन कमीशन की बात करता है, और संविधान का जो पार्ट 15 है, इसको जब मिला जुला के पढ़ेंगे ये सबको, तो ये निकल के आएगा कि इलेक्शन का सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल वो कंप्लीट इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। ठीक है। और इसमें क्या है भाई, तो पहले प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एज वेल एज कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द म्यूनिसिपैलिटीज। ये के जेड वगैरह जो है ये तो जनरल इलेक्शंस की बात हो गई, सारे इलेक्शंस आ जाएंगे। के जेड वगैरह की जब हम बात करेंगे तो ये दिस डील्स विद म्यूनिसिपल, स्थानीय निकाय की बात। हाँ, स्थानीय चुनाव, नगर निकाय वगैरह से संबंधित है, जो नगर पंचायत है, नगर परिषद, नगर निगम के इलेक्शंस है, उसके इलेक्टरल रोल्स मतलब जो मतदाता सूची का प्रिपरेशन, प्लस उसके इलेक्शन को सुपरिंटेंडेंस करना, उसको कंडक्ट कराना और उसको डायरेक्शन देना, उसको कंट्रोल करना, ये सारी जिम्मेवारी जो है संविधान के इन प्रावधानों से, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में भी कहा है। इसमें आप जब आगे देखेंगे तो एक किशन सिंह तोमर वर्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अहमदाबाद का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें बहुत ही डिटेल्ड में म्यूनिसिपल इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन के रोल को बताया है। यहाँ पे जब हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग जी, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब भारत निर्वाचन आयोग का एक हिस्सा है। इसमें कोर्ट ने कहा है कि जो ये 5 साल का टर्म है किशन सिंह तोमर वाले ऑर्डर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, जिसका जिक्र ये 4 अक्टूबर वाले पटना हाईकोर्ट का आदेश में भी, हाँ, इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो 5 साल का टर्म है निकाय का चलने का, उसमें डिले नहीं होना चाहिए उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब उसको 5 साल में उसका गठन हो जाना चाहिए। दूसरा ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगी, राज्य की सरकारें जो होंगी, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के इस कार्य के सिग्निफिकेंस को समझेगी और महत्व देगी।
और जो डायरेक्शन होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन का वो बाइंडिंग होगा राज्य सरकार पे। और यहाँ तक कह दिया कि पार्ट 9A के तहत जो स्टेटस होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन का, दैट विल बी सेम एज द स्टेटस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। और फिर इस पे इन्होंने ये भी कहा है कि ये सारी कवायद जो होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, बिना इंटरवेंशन। हाँ, स्टेट का इसमें किसी इंटरवेंशन नहीं होगा। ऐसी ही बात स्टेट ऑफ गोवा वर्सेस फौजिया इम्तियाज़ का एक केस है, उसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही है। तो इन सब को पढ़ने से ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि जैसे कि हम लोग पहले भी इस मुद्दे पर एक बार बात कर चुके हैं। आपका एक पोस्ट आया था कि जो MBC या EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज या पिछड़ों की जो पहचान करनी थी, हाँ, उनको पहचान करके ही रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ठीक है। इसमें यहाँ पे कवायद क्या हुई कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, जो भी बिहार का है, नगर निकाय से संबंधित नगर विकास मंत्रालय से एक ओपिनियन मांगते हैं कि भाई इसमें इलेक्शन हमें कंडक्ट कराना है, तो इसमें रिजर्वेशन का लॉजिक क्या होगा। तो जो कमीशन यहाँ पे पहले से बने हुए हैं और यहाँ पे जिस तरह से सरकारी नौकरी एवं सरकारी शिक्षण संस्थान में जो आरक्षण का जो प्रावधान है, उसी के तहत इन्हें डायरेक्शन दिया गया कि आप चुनाव कंडक्ट करें। और राज्य निर्वाचन आयोग ने उस डायरेक्शन को मान लिया। हाँ, तो यहाँ पे दो तरह से वायलेशन है कि ऑलरेडी 2010 में के कृष्णमूर्ति में, फिर 2021 सितंबर में हाँ, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑलरेडी डायरेक्शन था। और इस आदेश में आप आगे देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि बार बार एक रमेश करके एक रेफरेंस केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस पर भी बार बार जो है डिफरेंट स्टेट्स को ये डायरेक्शन दिए गए थे कि इसकी कवायद करके जो है, मतलब MBC EBC को रिकॉग्नाइज करके वो तभी इलेक्शन करा 3-4 टेस्ट हो जाए, कमीशन बन जाए, कमीशन एक डेडिकेटेड कमीशन हो, वो उसी काम के लिए वो कमीशन बने, वो एम्पिरिकल स्टडी करे, फिर अपना एक रिकमेंडेशन दे, उस रिकमेंडेशन के हिसाब से सरकार अपना कानून बनाकर आरक्षण करे और उस आरक्षण के हिसाब से इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करे और फिर इलेक्शन कंडक्ट हो। अब जो है इसमें ये इलेक्शन कंडक्ट कराना कंप्लीटली इलेक्शन कमीशन का काम है। इसी के तहत जब कंक्लूड किया है माननीय उच्च न्यायालय पटना ने इस आदेश को, अपने 86 पेज के आदेश को, तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट किया है सेक्रेटरी स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि अगर आप इलेक्शन कराना चाहते हैं तो आप जितने OBC के रिजर्व्ड सीट्स हैं उनको आप उसको जनरल रीनोटिफाई कीजिए और तब आप इलेक्शन करा सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट ए कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दिया कि अगर आप कमीशन तो एक आयोग बना लीजिए और राजनीतिक पिछड़े हाँ वो अपनी जांच करवा लीजिए। ठीक बात है। तो जाहिर तौर से इस ऑर्डर के पढ़ने से प्राइमा फेसाई जो मुझे लगता है जिम्मेवारी इलेक्शन कंडक्ट कराने की इलेक्शन कमीशन की है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन तो अब सवाल ये है कि जब जिम्मेवारी इलेक्शन मतलब बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की थी, तो जो ओपिनियन इन्होंने मंत्रालय से ली, विभाग से लिया, तो इन्होंने उस ओपिनियन को मान क्यों लिया? अब इसमें एक बात मैं और ऐड करूंगा कि इसी ऑर्डर में एक ऑब्जर्वेशन और है माननीय उच्च न्यायालय का कि अगर आपको रिक्वायर्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन को अगर रिक्वायर्ड कोऑपरेशन स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिल रही है, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है इस तरह के इलेक्शन कंडक्ट कराने को, ऑब्वियसली इलेक्शन जब भी कंडक्ट होगा तो नियमानुकूल ढंग से होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप होगा, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। अगर उसमें आपको कोई तकलीफ आ रही थी तो इन्होंने ये ऑप्शन भी रखा है कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट और उनसे ये प्रेयर किया सकता है कि क्यों नहीं गई? तो अब ये बात तो हमारी स्वायत्त और इंडिपेंडेंट चुनाव आयोग ही बता सकती है। तो देखिए जितनी बातें हो रही हैं संवैधानिक संस्थाओं को लेकर, तो एक सवाल तो ये बनता है कि जब बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के पास पूरे अधिकार थे
कि वो स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन या अगर कोई बाइंडिंग्स होती हैं तो उसके खिलाफ वो पटना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी रिट ऑफ मैंडेमस के लिए जा सकते थे कि स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया जाए कि वो हमें रिक्वायर्ड कोऑपरेशन करे। इसको सरल भाषा में समझाइए कि कहाँ चूक हुई जरा दर्शकों को, इस पर आप लिख के अगर समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सरल, अब इतनी बातों को लिखा नहीं जा सकता है। अच्छा। जो बात मैंने कही आपको कि सीधे तौर पे जनरल टर्म्स में ये समझिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान है, उसके आलोक में इलेक्शन कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी मतलब इस मामले में, निकाय मामले में स्टेट इलेक्शन कमीशन की है। ठीक है, कहने का मतलब है दोनों फ्रंट पे फेल्योर है, फेल्योर ऑन द बोथ फ्रंट। एक तो क्लियर कट है, 2010 का ऑर्डर क्लियर कट है। 2015 में जो कमीशन बिहार में बना, बैकवर्ड कमीशन जो भी बना, जिसके तहत एमबीसी वगैरह को रिकॉग्नाइज किया गया, तो वो बेसिकली ये था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण कैसे दिया जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल बैकवर्डनेस रिकॉग्नाइज करके कौन कौन से जात या सब कास्ट या कोई भी जो है एमबीसी बीसी की जो भी कैटेगरी है ओबीसी के अंदर जो पॉलिटिकली बैकवर्ड हैं, उनको आरक्षण कैसे मिलेगा, उसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया डिफाइन किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और बार बार किया गया है, एक बार नहीं है, कि आप कमिटी बनाएंगे, डेडिकेटेड कमिटी सिर्फ इसी काम के लिए, जो स्टडी करेगा। उसमें बहुत सारे वो तो एक स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर था कि उसने कमेटी नहीं बनाया, राइट। लेकिन उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं स्वायत्तता और स्वतंत्रता की, हाँ, तो इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को माननीय उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया है कि आप तो मैं ये कह सकता हूँ, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को नहीं माना, इस मामले में फॉलो नहीं किया। ऑब्वियसली, मतलब इनको ये एक ऑप्शन उनके पास अवेलेबल था कि अगर एमबीसी ईबीसी को जो रिजर्वेशन देना था, जो भी कमेटी सरकार के द्वारा बनाई जानी थी, अगर वो नहीं बनाई गई थी तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कुड हैव ऑलवेज गॉन टू, कभी भी जा सकते थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण की जो व्यवस्था राज्य सरकार ने आयोग बनाकर नहीं की और उसके बिना चुनाव कराने की जो सिफारिश हुई उसके खिलाफ नहीं, बिना उसके सिफारिश नहीं हुई, सिफारिश हुई है, लेकिन उसमें वही है कि अब जब पूरे ऑर्डर को देखेंगे तो सरकार का पक्ष भी जो रखा गया है माननीय उच्च न्यायालय में जी, तो उसमें भी यही दिखता है कि उनका ये कहना है कि जो हम लोग तो 2015 में ही बैकवर्ड कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिए थे, बना दिए थे, लेकिन जो मूल बात है कि शैक्षणिक आरक्षण के लिए एवं सरकारी नौकरी के भाई अमित जी एक चीज़ बताइए, बिहार सरकार में कानून मंत्री भी होता है जी, तो उनको इस कानून की जानकारी नहीं थी, वो समझ नहीं पाए अंतर कि शैक्षणिक और सरकारी नौकरी का आरक्षण बनाम राजनीतिक पिछड़ेपन की पहचान करना और उसके अकॉर्डिंगली निकाय में आरक्षण देना, इस अंतर को नहीं समझ पाए वो। जाहिर सी बात है, ये अंतर को नहीं समझा गया। देख लीजिए हमारे बिहार के मतलब कानून मंत्री पता नहीं क्या कर रहे थे 10 साल से, खैर तो इस कारण से ये चूक हुई है। तो आज के डेट में ऑप्शन फिर भी as per the constitutional provision and as per the direction of the honorable high court as well as the supreme court, आप इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस हैं। ये बात माननीय उच्च न्यायालय की इस आदेश में भी बहुत क्रिस्टल क्लियर टर्म में बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए, और उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया है कि आप अगर इलेक्शन कराना चाहते हैं तो जितने एमबीसी ईबीसी के रिजर्व सीट्स हैं उनको आप रीनोटिफाई एज ए जनरल कीजिए, क्योंकि आप कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूट हुआ नहीं है, और आप इलेक्शन कंडक्ट करेंगे। तो एक दूसरा चीज़ ये भी है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है ना कि आज जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं वो कल रहेगा या नहीं रहेगा, 5 साल के बाद वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो फिर उस इलेक्शन के टाइम में फिर आपको 5 महीना 6 महीना पहले 7 महीना पहले आयोग बनाना पड़ेगा, बना के उसकी कवायद करनी पड़ेगी। ठीक, लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए कि पटना हाई कोर्ट के इस आदेश में कहीं भी चुनाव रद्द करने की बात नहीं है, या है? इंटरप्रिटेशन की बात है। मुझे जो दिखता है वो ये दिखता है कि सबको डायरेक्शन दिया गया है कि आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। क्लियर डायरेक्शन है कि आप जनरल नोटिफाई करें और चुनाव कराएं। हाँ, जनरल नोटिफाई कराकर ही करा सकते हैं, और स्टेट को है कि आप आयोग बनाकर रिजर्वेशन तय करें। राइट। तो इसका मतलब यह है कि तो ये बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को क्या करना चाहिए था? इसने तो चुनाव ही पूरा रद्द कर दिया। अब ऐसा है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने जो अर्बन डिपार्टमेंट है जो भी बिहार सरकार का, उनसे जो ओपिनियन लिया, उन्होंने भी ओपिनियन दिया था संभवतः जो ऑर्डर में दिख रहा है, जो उन्होंने
दायर किया एफिडेविट की लॉ डिपार्टमेंट से लेकर दिया है, तो कायदे से तरीके से इनको ये करना चाहिए था कि जो ओपिनियन मिला उस पे इनको इलेक्शन कमीशन को अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन भी लेते, और मेरे हिसाब से चूँकि ये लीगल चीज़ है, इतना नॉर्मल भी नहीं होता है, थोड़ा क्लिष्ट होता है, तो ये अपना लीगल ओपिनियन लेते, इंडिपेंडेंट लीगल ओपिनियन स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सलाह लेते, हाँ ओपिनियन लेते, वहाँ से लीगल ओपिनियन, लीगल एक्सपर्ट बैठते, तो ये इलेक्शन ये लोग नोटिफाई नहीं करते। तो ये जो और रैदर आप समझिए एक चीज़, 29 तारीख को ही 29/9 को ही माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जो है पारित किया था, मतलब रिजर्व कर लिया था आदेश, तो उसके बाद भी इलेक्शन की कार्रवाई चलती रही। तो ये आप मतलब क्या कह सकते हैं इसको, ऐसा कह सकते हैं कि ये नेग्लिजेंस तो हम नहीं कहेंगे, इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है कि जब 29/9 को माननीय उच्च न्यायालय ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि और सब चीज़ें जो दिख रही थी कि कुछ है प्रॉब्लम, तो आउटराइटली दे शुड हैव स्टॉप्ड देयर, रुकना चाहिए था उनको। आगे जो बाकी कार्रवाई कर रहे थे, अगर नॉमिनेशन करवा रहे थे या सिंबल बांट रहे थे, तो अभी जो ये पूरा मतलब ये मजाक का माहौल बन गया पूरे देश भर में, इतने लीगल ल्यूमिनरीज हैं हमारे यहाँ, हमारे स्टेट में, उसके बावजूद तो ये स्थिति नहीं बनती। तो जिनकी ये जिम्मेवारी थी, ये पूरी तरह से अगर हम ये कहें कि स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया ओके, बट जिसकी मूल जिम्मेवारी थी उसने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया। तो ये जो स्वायत्तता और स्वतंत्रता आप देख रहे हैं एक संवैधानिक संस्था की, इस पर हम सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, इस पर पटना हाई कोर्ट के डिसीजन में ही सवाल, मतलब ऑब्जर्वेशन में जो बातें कही गई हैं वो बातें असल में सिंपल टिप्पणी नहीं है, वो इसी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के ऊपर एक टिप्पणी है, एक कह सकते हैं कि सवाल भी है। तो आप देखिए कि क्या मतलब मैंने कुछ गलत कहा कि इन दोनों चीज़ों पे एक सवाल है। ये क्वेश्चनेबल हो गया, क्योंकि कोर्ट ने ये भी एक लाइन ऑब्जर्व किया है कि यू आर नॉट सपोज टू एक्ट ऑन द डिक्टेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब इन वर्बेटिम ये नहीं है, लेकिन डिक्टेट्स ऑफ द गवर्नमेंट पे आप काम नहीं करेंगे, सरकार के डिक्टेशन पे आप काम नहीं करेंगे। हाँ, और वो इसलिए कहा गया है संभवतः कि जो ओपिनियन मिला है अर्बन डिपार्टमेंट से, हाँ डिपार्टमेंट, उसी को आपने मान लिया। तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपका जो काम था, मूल काम जो आपने इसलिए कहा कि आप डिक्टेट्स ऑफ द गवर्नमेंट को नहीं फॉलो करेंगे, यू आर इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस। तो ये बड़ा क्लासिकल केस है जो अभी पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। कुमार अमित जो है लॉयर है, तो ये अपने लीगल उसमें जो एक लिमिटेशंस होता है उसी में इंटरप्रेट करेंगे, उसी में बात करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले कुछ सालों में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जो आशंकाएं राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने भी जाहिर किया है, ताज़ा आदेश पटना हाई कोर्ट का इस मामले में उन आशंकाओं और सवालों को और पुख्ता करता है कि क्या वाकई हमारे चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग स्वायत्त हैं, स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने अब सवाल खड़ा कर दिया है। आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताइएगा। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।